वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए ये वीडियो बीटीएससी बिहार ड्रेसर के लिए है, ठीक है। जो भर्ती निकल के आई है 3000 प्लस भर्ती निकल के आई है बिहार ड्रेसर की। उनका एग्ज़ाम कब होगा, जैसा आप सभी को पता है आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित किया गया था मई के महीने में, और फार्मासिस्ट और आपका ही दोनों की वैकेंसी साथ में आई थी और दोनों का एग्ज़ाम डेट भी साथ में जारी किया गया था। बाद में इन्होंने फार्मासिस्ट और आपकी भर्ती परीक्षा ड्रेसर का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दिया। किसी कारणवश उन्होंने बोला कि टेक्निकल इशू, तो इन्होंने फार्मासिस्ट का पेपर तो करवा लिया, एग्ज़ाम डेट दे दिया। अभी आज ही की डेट में फार्मासिस्ट का पेपर मतलब 4 तारीख को फार्मासिस्ट का पेपर है, ठीक है, आज ही की डेट में। तो फार्मासिस्ट का तो कंडक्ट हो गया, लेकिन ड्रेसर का इन्होंने अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है। तो कब तक हो सकती है आपकी परीक्षा तिथि, कब घोषित हो सकती है, कब आएगा, कब एडमिट कार्ड, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे आपको क्लास लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरा 100 प्रश्न ड्रेसर का 10 साल का पेपर, विभिन्न प्रकार के विभाग में जो भर्तियाँ निकल के आती है ड्रेसर के पद पे, उनका पेपर करवाने वाले हैं 10 सेट। और ये कंटिन्यू चलेगा। आपके ये हो जाने के बाद ये सॉल्यूशन 10 वीडियो में तो हो जाएगा, एक वीडियो में 100 प्रश्न करवा देंगे और पूरा व्याख्या सहित। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। थ्योरी बोलेंगे तो थियरी भी क्लास आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि भैया पहली बार अगर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ कंटिन्यू ज़रूर करना। क्लास देखने के बाद आप कमेंट करना कि क्लास में जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो जेन्युइन और ऑथेंटिक किसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा 100 प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पे, ठीक है। ध्यान देना है, ड्रेसर एक विभाग में भर्ती नहीं निकल के आती है, विभिन्न प्रकार के विभाग में आती है और वही सेम टू सेम सिलेबस रहता है, कोई बदलाव नहीं रहता है। क्योंकि भैया ड्रेसर का डिप्लोमा करने जाते हैं तो आपको मार्कशीट में देखना सब्जेक्ट जो लिखा रहेगा वो सबके लिए कॉमन है। ये नहीं कि बिहार में अलग सब्जेक्ट चलता है या फिर छत्तीसगढ़ में अलग या फिर उत्तर प्रदेश में अलग, नहीं, सिलेबस सबका सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा तिथि कब होगी, ठीक है। आपकी परीक्षा तिथि कब होगी, देखिए गाइस, जैसा आप सभी को पता है अभी पेपर आपके स्टार्ट हो गए हैं 5 जून से, ठीक है। 5 जून से एग्ज़ाम होने वाले हैं। एनटीपीसी रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे जो भर्ती निकल के आई थी, इनका एग्ज़ाम है 5 जून से लेकर 24 जून तक। ध्यान से सुनना हमारी बात को, लॉजिक तरीके से बात कर रहे हैं, ना कि देखिए फैक्ट है, ये फैक्ट है, लॉजिक तरीके से बात कर रहे हैं किस वजह से आपका एग्ज़ाम कब और क्यों होगा, ठीक है। 5 जून से लेकर 24 जून तक पेपर है एनटीपीसी रेलवे का ग्रेजुएट लेवल पे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12th बेस पे जो पेपर है वो करवाया जाएगा 5 जून के बाद। अब देखिए, तो क्या भैया आपका पेपर इन दिनों नहीं हो सकता है, या हो सकता है तो क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस बातों को ध्यान में सुनना है। अब देखिए 5 जून से लेकर 24 जून पे पेपर होगा एनटीपीसी का रेलवे का। और ये पेपर कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, टीसीएस करवा रही है, जो बीटीएससी ड्रेसर का ले चुका है ठेका रिक्वायरमेंट निकालने का, पेपर करवाने का। दोनों कंपनी सेम है, ड्रेसर का पेपर ऑनलाइन होगा, ये रेलवे का भी पेपर ऑनलाइन होगा, दोनों का पेपर ऑनलाइन है। तो ये जो रेलवे का पेपर है एनटीपीसी का, ऑल इंडिया में सेंटर बुकिंग हो चुकी है, ठीक है। हर एक जगह सेंटर टीसीएस ने ले लिया है। तो भैया 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में तो पेपर होने की पॉसिबिलिटी कम है। अब हाँ, हो सकता है एक ही तरीके पे, ठीक है, एक ही तरीके पे ये गैप अगर बीच में दिए होंगे, ठीक है। जैसे 5 जून से स्टार्ट किए हैं, ये 24 जून तक करवाएंगे। अब ये 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में अगर गैप होगा 1 से 2 दिन का, तो उसी गैप में आपके ड्रेसर का पेपर करवा सकते हैं। अगर गैप नहीं होगा तो पेपर नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 24 जून के बाद ही पेपर होगा। 25 जून को हो सकता है, 26 जून को हो सकता है, लेकिन 24 जून के बाद 100% पेपर हो जाएगा। पेपर क्यों हो जाएगा जल्दी, क्योंकि बिहार में अक्टूबर माह में इलेक्शन है, चुनाव है। अक्टूबर माह में चुनाव है तो सितंबर में ही आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता से पहले ही ये गवर्नमेंट को भर्ती निकालने का क्या मोटिव था, किस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने
फार्मासिस्ट का निकाला, ड्रेसर का निकाला, स्टाफ नर्स का निकाला। किस उद्देश्य से? एक ही उद्देश्य से कि भैया हम चुनाव प्रसार में बता सकें कि हमने इतना भर्ती दिया था। उनका तभी तो फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई क्या मतलब फिर इस भर्ती निकालने का। इसलिए ज़रूर आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जल्दी करवाया जाएगा और इसको फाइनल नियुक्ति भी दे देंगे सितंबर तक। ये नहीं है कि नियुक्ति नहीं देंगे, बहुत फास्ट है। जब मूड एक्टिव मूड में बिहार बीटीएससी आता है तो भैया सुबह से लेकर शाम होती नहीं कि इसका प्रोसेस हो जाता है, ये चीज़ होता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अब आप पॉजिटिव होकर तैयारी करें, पॉजिटिव होकर तैयारी करें। और ये ड्रेसर कोई छोटा मोटा पद नहीं है, गवर्नमेंट ड्रेसर। वैसे तो हॉस्पिटल में हज़ारों टहलते घूमते रहते हैं, प्राइवेट, उनकी वैल्यू नहीं, उनकी वैल्यू तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये गवर्नमेंट पद पे जो ड्रेसर जाता है उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं भैया। पर्सनल केबिन दिया जाता है, वहाँ से आपको बैठ कर उसी केबिन में ड्रेसिंग करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्जन का भी चेयर लगा रहता है साथ ही में, कभी कभी सर्जन भी आपके केबिन में आके प्रोसेस करते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो छोटा मोटा पद नहीं है, ठीक है। पे लेवल भी ठीक ठाक है, सैलरी भी बन जाएगी 40-45 हज़ार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पॉजिटिव होकर इस चीज़ को अब लें। और देखिए कंपटीशन इस बार तो कम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भर्ती आएगी तो भर भर के कंपटीशन होगा, क्योंकि लोगों को नई भर्ती जैसी आती है टूट पड़ते हैं उसी पे। जैसे ड्रेसर का आया, अभी लोगों को नहीं पता था, ठीक है, नहीं अप्लाई किए थे, अब पता हो गया कि हाँ ड्रेसर की भी भर्ती आती है, तो अब भर भर के कर लेंगे सब कोर्सेज का, कोई दिक्कत नहीं है। और आगामी में जो भर्ती आएगी उसमें भीड़ बढ़ जाएगी। तो यही अंतिम मौका है, इसी में सिलेक्शन लेना है। अब देखिए एग्ज़ाम का डेट मैंने बता दिया कि भैया गैप रहेगा। वैसे तो 16 दिन में पेपर ये करवाएंगे, 16 दिन चलेगा। अब इसी में संडे निकाल कर ये 5 से लेकर 24 जून तक इन्होंने दिया है शेड्यूल। किसका है? एनटीपीसी का बता रहा हूँ, एनटीपीसी रेलवे का। तो 16 दिन इन्होंने बोला कि 16 दिन हम पेपर करवाएंगे। अब बीच में गैप अगर ये लोग देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट बीटीएससी कर सकता है कि भैया आप 1-2 दिन गैप दे दो, पोस्टपोन कर दो अपने पेपर का, बीच में हम ड्रेसर का कंडक्ट करवा लेंगे। तो हो सकता है पॉसिबल कि भैया इसी जून में, मतलब इन 5 से लेकर 24 जून के बीच में हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। अगर होता तो भैया आपका शेड्यूल आ जाता, ठीक है, कि भैया हम इस तारीख को 20 दिन तो पहले आपको बता देंगे कि हम पेपर लेने वाले हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 20 दिन पहले। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 दिन का और इंतज़ार करिए, शेड्यूल आ जाएगा आपके पेपर को लेकर कि कब हम पेपर करवाने हैं वाले हैं ड्रेसर का। 4-5 दिन, आज हो गई है 4 तारीख, 2-3 दिन और इंतज़ार करिए। 24 के बाद जैसा मैंने आपको बताया, और 20 दिन पहले ये बीटीएससी आपको इन्फॉर्म कर देगा। 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड, 6-7 दिन पहले एडमिट कार्ड भी दे देता है। तो कोई इशू नहीं है, तैयारी सही से करिए बस। चलिए अब हम क्लास की ओर चलते हैं और अपना क्लास 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भर्ती आई थी ड्रेसर का, ठीक है, उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरा 100 प्रश्न रहेगा। और आपके सिलेबस, जैसे सिलेबस के बारे में तो डिस्कस करना नहीं है, आपको पता ही है भैया क्या है। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, और आपका सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है, सर्जिकल नर्सिंग है, स्टेलाइजेशन के कुछ रहेंगे। अब देखिए जो फार्माकोलॉजी है, इसमें से आपके विटामिन वगैरह सब कुछ हैं, जबकि ये न्यूट्रिएंट पोषक का होना चाहिए, लेकिन वो उसमें ऐड कर दिया इन्होंने। तो सिलेबस कुछ से ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे हम। तो हम 10 साल का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है, जो आपका मैं बता रहा हूँ किस भर्ती परीक्षा में आया हुआ था। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो 100 प्रश्न करवा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ 2023 के ज़्यादा पोस्ट नहीं आई, निकल के आई थी, 4-5 पोस्ट आया था, वहाँ पे ये प्रश्न बना था, ठीक है, पूछा गया था। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको बताना है एनाटॉमी शब्द का। ये छत्तीसगढ़ 2023 का पेपर है, ठीक है, ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ 2023 का। अब बीटीएससी ड्रेसर में लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी 2006 में आई थी, ठीक है, 2006 में, तो उसका पेपर निकालना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ वही सिलेबस है, सिलेबस में अंतर नहीं है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एनाटॉमी शब्द का अर्थ चिकित्सक विज्ञान में क्या होता है। चिकित्सक विज्ञान में एनाटॉमी का अर्थ क्या होता है, सभी को पता है। सभी को पता है कि भैया रोगों का अध्ययन तो नहीं होगा, ये पैथोलॉजी में होता है। शरीर रचनाओं का अध्ययन, एनाटॉमी का ही मतलब होता है शरीर रचनाओं का अध्ययन। दवाओं की क्रियाओं का अध्ययन, ये आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं होगा, शरीर रचनाओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अब देखिए हर एक प्रश्न का, जैसे मैं आपको बोला हूँ, हर एक प्रश्न का व्याख्या आपको करना है। तो पहला प्रश्न का व्याख्या ये है, आपको पढ़ना है और नोट डाउन करते जाना है। यहाँ से आपकी थियरी भी कंप्लीट होगी। मैं तीन चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहला प्रैक्टिस होगा, दूसरा आपकी थियरी कंप्लीट होगी, तीसरा आपको आइडिया लगेगा कि भैया ऐसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ओरिजिनल प्रश्न है, ना कि फेक प्रश्न या फिर किसी किताब या फिर किसी बुक से उठाया गया। नहीं भैया, ये ओरिजिनल प्रश्न है और व्याख्या भी अपने से ही बनाया गया है, देख के क्या। ये नहीं कि किसी किताब का कंटेंट उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया, नहीं। शरीर रचनाओं का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और उनके संगठन का अध्ययन करती है। यह ध्यान देना है, यह कोशिकाओं के सूक्ष्म स्तर से लेकर पूरे अंग तंत्र की संरचना को समझने में मदद करती है। इसे देखकर विच्छेदन के माध्यम से शरीर के अंगों की बनावट गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। आपने देख लिया एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनाटॉमी का मुख्य महत्व किस कथन से सबसे अच्छी तरह समझाया गया है। ध्यान देना है, ये ओरिजिनल प्रश्न है, बनाया नहीं गया है। एनाटॉमी का मुख्य महत्व किस कथन से सबसे अच्छी तरह समझाया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C, ठीक है। डी वाला नहीं दिख रहा है तो ये देखिए डी वाला भी दिखाई दे रहा है। अब इसका उत्तर आपको बताना है कि जहाँ पे भी एनाटॉमी शब्द आता है, एनाटॉमी शब्द आता है, इसका मतलब ही होता है कि संरचना, ठीक है। संरचना, क्रियाकार, ये सब पे नहीं जाना है, सीधा हमको ढूंढना है कि स्ट्रक्चर संरचना कहाँ पे लिखा है। तो देखिए इनमें से स्ट्रक्चर संरचना कहाँ पे लिखा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी वाले में दिखाई दे रहा है ना। यह ऊतक और अंगों की संरचनात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब पता ही है, कार्यों का, क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का। तो आपको दो चीज़ का डिफरेंस देखना है। एनाटॉमी का मतलब संरचना और फिजियोलॉजी क्रियाओं या फिर प्रक्रियाओं या फिर कार्यात्मक ऐसे शब्द आते हैं तो फिजियोलॉजी को प्रदर्शित करता है। हमको एनाटॉमी पूछा है, एनाटॉमी का मुख्य महत्व किस कथन से सबसे अच्छी तरह समझाया गया, तो यह ऊतक और अंगों की संरचनात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या में आपको दिखाई दे रहा है। व्याख्या में बोला जा रहा है कि एनाटॉमी यह स्पष्ट करती है कि शरीर के ऊतक, टिश्यू, अंग, ऑर्गन और तंत्र किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। यह जानकारी आवश्यक है ताकि समान संरचना को समझा जा सके, किसी असमानता की पहचान की जा सके और सटीक चिकित्सीय या फिर शैल चिकित्सा की योजना बनाई जा सके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एनाटॉमिकल शब्द के सामने की ओर संकेत करता है। सामने, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामने की ओर क्या हो जाएगा, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर। और ये इसका पोस्टीरियर का मतलब पीछे का हो गया। इन्फीरियर का मतलब पता ही है। लेटरल का मतलब क्या होता है, पार्श्व, ठीक है। पार्श्व मतलब मिडिल क्षेत्र से दूरी पे जो रहता है उसी को लेटरल बोलते हैं, ठीक है। बाकी फिगर्स में आप पढ़े होंगे, थियरी किताब में भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि शरीर के सामने की ओर संकेत करता है, उसका नाम एंटीरियर हो गया, ठीक है। एंटीरियर शब्द का प्रयोग शरीर या किसी अंग के सामने वाले भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे शब्द चिकित्सा क्षेत्र में शरीर के हिस्सों की सही स्थिति और आपसी संबंध को स्पष्ट रूप से बताने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चौथा नंबर पे दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एनाटॉमिक दिशा का मानक शब्द नहीं है। एनाटॉमिक दिशा का मानक शब्द नहीं है, कौन सा है पता लगाइए। देखिए अभी ऊपर आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया था सुपीरियर, ठीक है, लेटरल, और यहाँ पे लेटरल, कॉन्ट्रालेटरल या फिर एंडो। अभी इसका नाम तो नहीं सुने हैं आपने, ये पहले से ही लग रहा है कि ये डिफरेंस है, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाकी व्याख्या में चीज़ें बताई गई हैं कि भैया सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल आदि विश्व भर में स्वीकार किए जाते हैं। गैर मानक शब्दों से भ्रम हो सकता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि यदि किसी रोगी को पेट के दाहिने निचले भाग में दर्द है, ध्यान देना है, यदि किसी रोगी को पेट के दाहिने निचले भाग में दर्द होता है
उसे दर्शाने के लिए कौन सा एनाटॉमिक क्षेत्र उपयुक्त होता है। अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पेट के 9 भाग होते हैं, सभी को पता है 9। देखिए 3 3 3, ठीक है, ऐसे बना रहता है पूरा 9। तो 3 3 3 9 बना रहता है। बीच वाला आपको ध्यान में फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। आपको ध्यान में रखना है, ये फिगर है आपका, ठीक है। पेट के रीजन पूरा एब्डोमिनल रीजन 9, जैसा मैंने आपको बताया 9 भागों में बांटा। ये बहुत ज़रूरी होता है जानकारी। जैसे आप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो डॉक्टर लिख देगा इस एरिया को करना है, पर्चे में लिख देगा इस एरिया पे इसको घाव है, यहाँ पे ड्रेसिंग करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना उस वो कौन सा एरिया है। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है, इसीलिए ये ड्रेसर में प्रश्न बना हुआ है। तो पहले देखिए पहले भाग को क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आपने 5 नंबर याद कर लिया तो आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। 5 नंबर को क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल, ठीक है। नाभि, नाभि वाला जानता है, नाभि वाला जानते ही है, नाभि रीजन, अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर 2 आता है, इसके नीचे 8 आता है, और इसके दाहिनी तरफ 4 आता है, इसकी बाईं तरफ 6 आता है। तो इस तरीके से आपको याद, दाहिनी तरफ 6 और बाईं तरफ 4 ऐसे याद करना है। बाकी ऐसे ही देखिए पहला नंबर यहाँ पे इस तरफ जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और उसके दूसरे वाले भाग को क्या बोलेंगे सर, दूसरे वाले को बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, दूसरे वाले को एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे। और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, पहले वाले को तो आपने बोल दिया हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और तीसरे वाले को क्या हो जाएगा, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट फर्स्ट वाला हो गया और राइट आपका थर्ड वाला हो गया। तो ऐसे आपको याद करना। देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे राइट फर्स्ट वाला हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक फर्स्ट हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे चौथे वाले को क्या बोलेंगे भैया, चौथे वाले को बोलेंगे लंबर रीजन, ठीक है, लंबर। जो यहाँ पे चौथा वाला है ये लंबर। आपको ध्यान में क्या रखना है, हाइपोकॉन्ड्रियक आपको, लंबर आपको, ठीक है, एलियक आपको, इलियक आपको, 3 चीज़ों पे फोकस करना है। और जो मिड वाला होता है ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मिड वाला 5 नंबर अम्बिलिकल रीजन, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, पहले स्टार्ट होता है हाइपोकॉन्ड्रियक, उसके बाद लंबर पे आते हैं, उसके बाद इलियक पे आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को इस सिक्वेंस में याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अम्बिलिकल रीजन के जस्ट नीचे कौन सा रीजन रहता है, ऐसे पूछ लेगा। तो जस्ट उसके नीचे का रीजन, देखिए नीचे का जो ये पार्ट है ये आपका क्या हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया क्या आपका, इलियक हो गया। तो उसके जस्ट नीचे आप क्या बोलेंगे, क्या होगा सर, उसके जस्ट नीचे आप बोलेंगे कि 8 नंबर वाला, जस्ट 8 नंबर वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। मैंने आपको क्या 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 8 नंबर क्या हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक हो गया, ठीक है, 8 नंबर वाला हाइपोगैस्ट्रिक हो गया। 5 नंबर पे आप जाएंगे, अगर पूछ लेगा अम्बिलिकल रीजन के जस्ट ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल के ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। अब पूछ लिएगा कि अम्बिलिकल रीजन, एब्डोमिनल के अम्बिलिकल रीजन के जस्ट नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे, रीजन को क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब पूछ लेगा कि बताइए अम्बिलिकल रीजन के जस्ट दाएं वाले को क्या बोलते हैं, दाएं वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे दाएं वाला भाग 4 नंबर पे आता है, ये लंबर हो गया, ठीक है, लंबर रीजन हो गया, राइट लंबर रीजन हो गया। अब बाएं वाले पूछ लेगा तब आप क्या बोलेंगे सर, बाएं वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंबर रीजन बोलेंगे। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाकी लिखा है, ये फिगर है और यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पहले वाले रीजन को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल के जो पहले से डिनोट किया गया है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो गया, दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, तीसरा क्या हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, राइट लंबर रीजन, और पांचवा क्या हो गया, अम्बिलिकल रीजन, मिड वाला अम्बिलिकल रीजन, और छठा आपका क्या हो गया, छठा हम जानते हैं यहाँ बीच में जो आता है लंबर रीजन आता है, छठे नंबर पे क्या है आपका लेफ्ट लंबर रीजन। तो ऐसे याद करना, ऊपर सबसे जो है, ठीक है, एब्डोमिनल के ऊपर वाला भाग जो है उसको हाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, और बीच वाले भाग को लंबर के, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इलियाक रीजन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम प्रश्न पे देखिए, प्रश्न में पूछा है कि यदि किसी रोगी की पेट के दाहिने निचले, ठीक है, ध्यान देना है, निचला पूछ लिया है, ठीक है, दाहिना निचला,
तो दाहिना निचला, आपको अब राइट लेफ्ट में कन्फ्यूजन होगा नहीं, दाहिना बोल दिया तो राइट होगा। अब निचले वाले भाग को हम क्या बोले थे, हमने बोला था ऊपर वाला भाग आपका हाइपोकांडियक, बीच वाला आपका लंबर, और नीचे नीचे वाला जो हो गया वो आपका क्या हो गया, इलियाक हो गया। ठीक है, तो राइट इलियाक के नाम से कौन सा है, तो देखिए राइट इलियाक के नाम से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, राइट इलियक के नाम से ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल आसानी से आप कर लिए, जब आपको पता है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पेट का 9वां भाग 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र दर्द या समस्या का सटीक पता लगाया जा सके। दाहिने निचले भाग में स्थित इलियक क्षेत्र में अक्सर अपेंडिक्स जैसी संरचनाएं होती हैं। अब पूछ लेगा अपेंडिक्स जैसी संरचनाएं कहाँ पे पाई जाती है, किस पेट के एब्डोमिनल के किस रीजन में, तो आपको बताना है इलियक रीजन में। यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर हो गया। यह क्षेत्र निर्धारित करने से बीमारी की पहचान और इलाज में आसानी होती है। जो एक ड्रेसर का मेन रोल है उसको पता होना चाहिए, इसलिए आपको एनाटॉमी दिया है। जब आपको शरीर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप ड्रेसिंग कहाँ करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनाटॉमिक भाषा में प्रोक्सिमल शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रोक्सिमल शब्द का क्या अर्थ होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। देखिए प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है नज़दीक। ठीक है, तो नज़दीक किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको देखना है नज़दीक किस ऑप्शन में है। दूर इसमें है तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूर इसमें है तो नहीं होगा। निकट सी वाले में दिखाई दे रहा है तो यही तो होगा। किसी अंक के जोड़ के निकट प्रॉक्सिमल दर्शाता है। ठीक है, किसी जोड़ के निकट को ही प्रॉक्सिमल के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ पे पीठ के निचले पास पीठ की बात हो गई तो भैया ये गलत हो जाएगा। जोड़ के नज़दीक जो रहता है और जोड़ के, ठीक है, किसी अंक के जोड़ के नज़दीक को जो टर्म दिया गया है वो प्रॉक्सिमल दिया गया है वर्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रॉक्सिमल का अर्थ होता है कि किसी अंग विशेष, हाथ या पैर के मूल स्थान या जोड़ के पास। उदाहरण के लिए कोहनी कंधे की अपेक्षा प्रॉक्सिमल होती है। ठीक है, कोहनी कंधे की अपेक्षा प्रॉक्सिमल होती है, जबकि हाथ उंगलियां डिस्टल, ध्यान देना डिजिटल का मतलब दूर होता है, दूर होती हैं। इससे शरीर में संरचनाओं की स्थिति सही ढंग से बताई जा सकती है। तो याद हो गया आपको, डिजिटल मतलब दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब नज़दीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मानव शरीर की संरचना के अध्ययन को किस शब्द से जाना जाता है। ठीक है, एनाटॉमी, संरचना की बात जब भी आए एनाटॉमी पे आपको जाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्याख्या आप देख लेना। एनाटॉमी वह शाखा है जो जीवों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करती है। यह बताती है कि शरीर की अंग कहाँ स्थित हैं, कैसे जुड़े हुए हैं और उनकी बनावट कैसी है। अब फिजियोलॉजी शरीर के अंगों की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी क्रियाओं प्रक्रियाओं की बात आए, कार्यात्मक की बात आए तो फिजियोलॉजी उसका मतलब हो जाता है। ठीक है, संरचना का मतलब एनाटॉमी और क्रियाओं प्रक्रियाओं कार्यात्मक जैसे शब्द आ जाएं तो वो फिजियोलॉजी को दर्शाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, यह सूक्ष्म, यह क्या है भैया, टिश्यू। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऊतक का सूक्ष्म स्तर अध्ययन करती है। ठीक है, और पैथोलॉजी बीमारियों की एक प्रक्रियाओं को समझाती है, इसलिए संरचना का गहराई से अध्ययन करने वाला सही उत्तर एनाटॉमी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो आपको अब तक ऐसे किसी ने करवाया भी नहीं होगा, भैया अपने से प्रश्न सेट कर लेते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि उन्हीं का प्रश्न पढ़ाया आ जाए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये तो मैक्सिमम चांस बनता है कि रिपीट हो जाए, लेकिन जो अपने से सेट किया हुआ है प्रश्न वो रिपीट होने के ना के बराबर चांस रहते हैं। प्रश्न नंबर 8, शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। आ गया ना, कार्य आ गया ना, कार्य आ गया ना, हाँ फिजियोलॉजी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। जहाँ पे कार्य दिखे तुरंत आप समझ जाना शरीर के कार्य की बात है तो फिजियोलॉजी हो जाएगा। बाकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इकोलॉजी क्या है, ये पर्यावरण के बीच संबंधों को देखती है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया था तो होगा ना इकोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन में बायोकेमिस्ट्री दिया था, ये शरीर के भीतर होने वाले रासायनिक क्रियाओं को समझती हैं। ठीक है, और जेनेटिक का मतलब क्या हुआ, वंशानुगत रोगों को समझाती है जेनेटिक्स। ठीक है, इसलिए शरीर की कार्यात्मक प्रणाली को समझने के लिए फिजियोलॉजी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि आया हुआ है कि शरीर में ऊतक, ध्यान देना, शरीर में ऊतक का सूक्ष्म अध्ययन किस शब्द से जाना जाता है। शरीर में ऊतक का सूक्ष्म अध्ययन किस शब्द से जाना जाता है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू का अध्ययन कहाँ पे होता है, हिस्टोलॉजी
होता है क्या, साइटोलॉजी होता है क्या, क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। अभी ऊपर करके आए हुए हैं आप ऐसे प्रश्न। देखिए साइटो सेल, सी से सेल, सी से साइटो, तो ये हो गया आपका कोशिका का, तो ये तो नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजी ये भ्रूण का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। पैथोफिजियोलॉजी ये तो भैया रोगों वाली बात हो गई, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हिस्टोलॉजी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों की संरचना और संगठन का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करता है। और साइटोलॉजी केवल कोशिकाओं के अध्ययन पर केंद्रित है, साइटोलॉजी केवल कोशिकाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के विकास को अध्ययन करती है। पैथोफिजियोलॉजी ये क्या बताता है सर, ये बीमारियों के कारण और प्रभावों को समझाता है। इसलिए ऊतकों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए सही उत्तर हिस्टोलॉजी है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है कि भैया निम्न में से आपको बताना है कौन सा विकल्प शरीर के मूलभूत ऊतक की 4 श्रेणियों में शामिल नहीं है। 4 श्रेणियों में नहीं, जो टिश्यू के प्रकार हैं 4 प्रकार हैं, तो इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है। बाकी हम सभी को पता है नर्वस होता है, एपिथेलियम होता ही है, मस्कुलर होता ही है, लेकिन स्केलेटल नहीं होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एपिथेलियल, कनेक्टिंग, मस्कुलर, नर्वस ये सभी होते हैं। स्केलेटल कोई ऊतक नहीं है, बल्कि ये हड्डियों को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, हड्डियों को दर्शाता है, जो कनेक्टिंग टिश्यू का ही एक रूप होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही उत्तर स्केलेटल हो गया, क्योंकि ये स्वतंत्र ऊतक श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है कि शरीर की सतह को ढकने और आंतरिक गुहाओं को रेखांकित करने वाला ऊतक कौन सा होता है। शरीर की सतह को ढकने और आंतरिक गुहाओं, ध्यान देना है, सतह को ढकने की बात आ गई है तो भैया जब भी सतह को ढकने की बात आए तो आप एपिथेलियम यही पे जाना है, ठीक है। और आंतरिक गुहाओं को रेखांकित करने वाला ऊतक एपिथेलियम ऊतक है, जो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपिथेलियल ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है, क्या करता है, शरीर की बाहरी सतह को ढकता है और आंतरिक अंगों व गुहाओं को लाइन करता है, या अवशोषण, स्राव और सुरक्षा जैसी कार्यों में भाग लेता है। बाकी ध्यान देना ही ये इंपॉर्टेंट है, मैस्कुलर पूछ लेगा ऐसा कौन सा टिश्यू है जो शरीर की गति को प्रदान करता है, तो मैस्कुलर प्रदान करता है, मांसपेशी ऊतक प्रदान करता है गति। नर्वस टिश्यू ये तंत्रिका संवेगों को संचारित करता है, पूछ लेगा प्रश्न की बताइए संवेगों को संचारित करने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, तो नर्वस टिश्यू कहते हैं, नर्व टिश्यू कहते हैं। एडिपोज पूछ लेगा तो भैया ये वसा को संग्रहित करने वाला कनेक्टिंग टिश्यू है, इसलिए सुरक्षा और लाइनिंग करने वाला सही उत्तर एपिथेलियल हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एनाटॉमी की वह शाखा जो कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है, यह क्या कहलाता है। आंतरिक संरचना की बात आ गई है तो आपको अब कहाँ पे जाना है, साइटोलॉजी को आप जाएंगे नहीं, वायरोलॉजी पे आप जाएंगे नहीं, ऑन्कोलॉजी पे जाएंगे नहीं, हेमेटोलॉजी पे जाएंगे नहीं, कहाँ पे जाएंगे यार, कहीं न तो कहीं जाना ही पड़ेगा। ये हेमेटोलॉजी ये ब्लड से संबंधित हो गया, ऑन्कोलॉजी ये भी आपका नहीं होगा, वायरोलॉजी का मतलब ही है वायरस, तो आप करेक्ट उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी। जो पूछा है कि एनाटॉमी की वह शाखा जो कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। साइटोलॉजी वह शाखा है जो कोशिकाओं की बनावट, उनके अंग, आकार और कार्य का अध्ययन करती है। बाकी वायरोलॉजी ये वायरस का अध्ययन करती है, पता है सभी को। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर, कैंसर का अध्ययन हो गया, ठीक है, ये ट्यूमर और कैंसर का अध्ययन हो गया। हेमेटोलॉजी ये भैया रक्त और उसके घटकों का अध्ययन करती है, इसलिए कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सही उत्तर साइटोलॉजी है। तो देखा आपने कितना अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिला। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई है जो संकेतों को संचारित करती है। अच्छा प्रश्न है, नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक पूछा है इकाई कौन सा है जो संकेतों को संचारित करती है। अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर बताना है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, सभी को पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन ये शरीर के संवेदी और मोटर गतिविधियों के बीच विद्युत संकेतों को संचार करते हैं। और यहाँ पे न्यूरोग्लिया जो दिया है ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो न्यूरॉन्स की रक्षा और पोषण करती हैं, लेकिन स्वयं संकेत नहीं भेजती हैं। बाकी अस्टियोसाइट ये हड्डी कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। फाइब्रोब्लास्ट आपको पता ही है, ये संयोजित ऊतक की कोशिकाएं हैं जो कोलेजन और अन्य फाइबर बनाती हैं। नाम है ये फाइब्रोब्लास्ट, तो भैया फाइबर ही बनाएगा ना।
अन्य कोलेजन और फाइबर बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी जो है स्वैच्छिक नियंत्रण में होती है? स्वैच्छिक, अब आपको अच्छा प्रश्न मिल गया, तो बताइए कौन सा है, पता लगाइए इसका। हम सभी को पता है भैया, स्केलेटल मसल है ये स्वैच्छिक, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। बाकी इन वॉलंटरी आपको पता ही है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे स्केलेटल मसल ये हड्डियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और इसे हम अपने मन से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हमको पेन चलाना होता है तो हम आपको पेन पेन पकड़ के चला लेते हैं। अब जब इच्छा कहें उसको बंद कर दें, लिखना बंद कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल काम कर रहा है। कार्डियक मसल ये दिल में पाई जाती है और यह स्वतः काम करती है, ठीक है। अब आपको आपके बस में है क्या? आप रोक सकते हो, आपका दिल धड़क रहा है, इसको रोक के दिखाइए। 72 बार धड़क रहा है तो इसको 10 बार धड़क, अपने इच्छा अनुसार 10 बार, 72 बार, 20 बार कर सकते हो? नहीं। तो ये कार्डियक मसल का मतलब ये हुआ। अब स्मूथ मसल ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है, ठीक है। इनका नियंत्रण भी ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि पेट ओट में पाई जाती है, या फिर पेशी अंगों में, आहार नाल वगैरह में पाई जाती है। इनवॉल्यूंटरी मसल यह एक समान शब्द है जो कार्डियक और स्मूथ दोनों मसल के प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रमुख कार्य नहीं है? कनेक्टिंग टिश्यू का प्रमुख कार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। तो भैया हम सभी को पता है कौन सा नहीं है। देखिए, सहारा देना ये तो है, ठीक है, सहारा देना है, सुरक्षा भी और संरचनाओं को जोड़ना, लेकिन संकेत का संचार ये कनेक्टिंग टिश्यू नहीं करता है, नर्व टिश्यू करता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। संकेतों का संचार यह तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का होता है। सहारा देना यह संयोजी ऊतक का प्रमुख कार्य है। सुरक्षा संयोजित ऊतक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। संरचनाओं को जोड़ना यह भी इसका एक प्रमुख कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक तकनीशियन ने रोगी के फेफड़े के सैंपल से टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन होगा भैया, एलटी की बात हो रही है, लैब टेक्नीशियन होगा। तकनीशियन ने रोगी के फेफड़े के सैंपल से असमान एपिथेलियल कोशिकाएं पहचानी। यह किस प्रकार की किस प्रक्रिया से संभव हुआ? किस प्रोसेस से यह पॉसिबल हुआ कि वो उसने पहचान लिया कि ये एपिथेलियल कोशिकाएं हैं? तो बताइए कैसे वो पहचानेगा? सभी को पता है भैया, हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच में ही तो पता चलेगा कौन सा ये है टिश्यू। तो इसी से उसने पहचान लिया कि ये एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस से। चलिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे हम, व्याख्या में क्लियर होगा और भी बातें। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच यह ऊतक का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन होता है जिससे कोशिकाओं की असमानता का पता चलता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। बाकी स्पायरोमेट्री या फेफड़ों को कार्य क्षमता की जांच करता है, लेकिन कोशिका स्तर पर नहीं है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड तकनीक है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न पूछा है हड्डियों की संरचना और विकारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों की संरचना और विकारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सर? मायोलॉजी ये मांसपेशी का हो गया। आर्थोलॉजी ये भी नहीं होगा, ये तो भी नहीं होगा। तो ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों की बनावट, विकास और रोगों का अध्ययन करता है। मायोलॉजी ये मांसपेशियों का अध्ययन करता है। आर्थोलॉजी ये जोड़ों का अध्ययन है, ध्यान देना है, आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन है। कॉन्ड्रोलॉजी या कार्टिलेज का अध्ययन करता है। नाम से ही पता लग रहा है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 दिखाई दे रहा है कि कंधे जैसे जोड़ में सबसे अधिक गति की स्वतंत्रता किस प्रकार के जोड़ में होती है? पूछा जा रहा है कि कंधे जैसे जोड़ में सबसे अधिक गति की स्वतंत्रता किस प्रकार के जोड़ में होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट ऐसा जॉइंट है कि भैया 360 पे घुमा सकते हो आप अपने हाथ को, ठीक है, अपने दाहिने हाथ चाहे बाएं हाथ को घुमाइए, पूरा राउंड में भी घुमा लेंगे, आगे पीछे भी घुमा लेंगे, हर एक प्रकार से घुमा लेंगे, ठीक है। कंधे जैसे जोड़ में सबसे अधिक गति की स्वतंत्रता किस प्रकार के जोड़ में होती है? बॉल एंड सॉकेट में, क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट, बॉल रहता है, ठीक है, उसी में सॉकेट ऐसे लगा रहता है। अब ये बॉल है तो भैया बॉल चारों तरफ घूमता ही है ना, तो ऐसे ही आप ध्यान में रख सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसमें गोल सिरे का सॉकेट होता है जिसमें सभी दिशाओं में गति संभव होती है। हिंज जॉइंट यह केवल एक ही दिशा में झुकने और सीधा होने की अनुमति देता है। जैसे अपने हाथ को देखिए,
आपको अपने हाथ को मोड़ करके और सीधा कर सकते हैं, लेकिन उसको पीछे की ओर ले जाएंगे टूट जाएगा। पिवट जॉइंट यह एक ही अक्ष पर घूमने की अनुमति देता है, जैसे कि सिर को घुमाइए आप राइट और क्या कर सकते हो, अप और डाउन कर सकते हो, राइट और लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन चारों दिशाओं में नहीं घुमा सकते हो। पीछे देख सकते हो क्या, आपके पीछे कोई खड़ा है और बिना घूमे सिर को ही घुमा लेंगे क्या, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो यही एक ही अक्ष पर घूमने की अनुमति देता है सिर को घुमाना, ठीक है। सैडल जॉइंट ये क्या करता है, ये दो दिशाओं में गति देता है, परंतु बॉल एंड सॉकेट जितना नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया सैडल जॉइंट ये दो दिशाओं में गति देता है, परंतु बॉल एंड सॉकेट जितना नहीं है। आपने देखा चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का देख लिया आपने। हिंज जॉइंट केवल एक दिशा में झुकने और सीधा होने की हिंज जॉइंट, ऐसे याद करना, हिंज जॉइंट केवल एक ही दिशा में, हिंज जॉइंट केवल एक ही दिशा में। पिवट क्या है, ये एक ही अक्ष पर, पिवट से अक्ष याद करना, पिवट से अक्ष याद करना, एक ही अक्ष पे। हिंज से एक ही दिशा में याद करना। सैडल से मतलब भैया दो दिशाओं में, ऐसे आपको याद करना, ठीक है। बॉल चारों दिशाओं में, ऐसे इस तरीके से। हिंज क्या हुआ, हिंज मतलब दिशा, हिंज पे जाएंगे तो सीधा आप दिशा पे जाना, हिंज का मतलब दिशा हुआ। पिवट का मतलब अक्ष, ठीक है, एक ही अक्ष पर। और यहाँ पे सैडल का मतलब दो दिशाओं में, ठीक है। सैडल मतलब अब ट्रिक यहाँ पे आप बना सकते हो। सैडल मतलब सैंडल जब भी पहनते हैं तो दो सैंडल पहनते हैं, एक जोड़ी से मतलब एक ही पैर का सैंडल पहन के नहीं निकल जाते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो सैडल। अब पिवट एक ही रहता है, एक ही अक्ष पे रहता है। हिंज मतलब कब्जा, ये भी हैंगर हो, कोई सा भी ट्रिक से आप रिलेट कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है इन सब में। बाकी आप थियरी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, ध्यान देना, क्या साइनोवियल फ्लूइड फ्रीली मूवेबल जोड़ में आवश्यक होता है। पूछा जा रहा है कि भैया जो साइनोवियल फ्लूइड है ये फ्रीली तरीके से मूवेबल जोड़ में आवश्यक होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आवश्यक होता है, आपको बताना है क्यों होता है, ठीक है। क्यों होता है ये पूछा है, क्यों साइनोवियल फ्लूइड फ्रीली मूवेबल जोड़ में आवश्यक होता है। तो ऑप्शन है, ये आपको क्लिनिकल बेस पे प्रश्न है, ऐसे ही बना सकते हैं। या बर्न मैरो को स्थिर करता है, या जोड़ को लिगामेंट को मोटा करता है, तो यह घर्षण को कम करता है और कार्टिलेज को पोषण देता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यही भैया, यह घर्षण को कम कर रहा है तभी तो फ्री मूवेबल। कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं, थोड़ा सा टिप फॉलो करना है। और कार्टिलेज को पोषण देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा संधि विकार लगातार सूजन उत्पन्न करता है और संधियों में विकृत असमानता ला सकता है। अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा संधिशोध, ठीक है। संधिशोध कौन सा संधि विकार का बात आ गया तो भैया संधि ही होगा ना, और किसी बात की। देखिए यहाँ पे संधिशोध एक स्वप्रत्यक्षी रोग है जो जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अपनी ही संधियों पर आक्रमण करती है, जिससे लगातार सूजन, दर्द और संधियों में विकृत हो जाती है। तो आपने देखा इसका डेफिनेशन, संधिशोध क्या है। तो देखिए अस्थि संधिशोध हड्डियों को घिसने से होता है। अस्थि संधिशोध पूछ लिया जाएगा तो हड्डियां जब घिस जाती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, तो उसी को अस्थि संधिशोध बोलते हैं। गठिया में यूरिक अम्ल के कण जमा हो जाते हैं। जब भी आप जाएंगे तो बताते हैं कि हमको भैया गठिया की शिकायत है, तो तुरंत डॉक्टर बोलता है यूरिक एसिड की जांच करवाइए, ठीक है। और यहाँ पे बसाइटिस में तरल से भरी थैलियाँ प्रभावित होती हैं लेकिन विकृति नहीं होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लिनिकल बेस पे ये भी प्रश्न है, ड्रेसर में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। किताबी या फिर रट्टू तोता वाला ज्ञान नहीं पूछता है। भैया आपके सिलेबस में रीजनिंग नहीं है तो रीजनिंग इसी को बना दिया जाता है। देखते हैं आप कितना लॉजिक लगा पाते हैं, आपकी तर्क शक्ति को देखने लगते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। एक 50 वर्षीय रोगी सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न की शिकायत करता है, जो हिलने डुलने पर ठीक हो जाती है। ये लक्षण सामान्यतः किस रोग की ओर संकेत करता है। अच्छा प्रश्न है। 50 वर्षीय बुढ़ा है, सुबह सुबह उठता है और जोड़ों में अकड़न की शिकायत करता है, जो हिले ढूंढने पर थोड़ी दूर चला, इधर उधर घुमा टहरा, फिर वो ठीक हो जाता है। तो यह लक्षण सामान्यतः किसी रोग की ओर संकेत करता है। तो भैया यह लक्षण क्या करता है, संधिशोध। संधिशोध आपने जाना, ऊपर अभी आपने देखा संधिशोध क्या है।
यह एक ऑटो इम्यून रोग है, ठीक है। ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अपनी ही संधियों पर आक्रमण करती है, जिससे लगातार सूजन, दर्द और संधियों में विकृति हो जाती है। ये आपने देखा ना। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दिया इसी से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी अस्थि प्रणाली में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और वंज पिंजर सम्मिलित होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी अस्थि प्रणाली में खोपड़ी क्या रहता है, खोपड़ी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी और वक्ष पिंजर सम्मिलित होते हैं। वक्ष पिंजर, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी भैया अक्ष कंकाल में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड देना चाहिए, इंग्लिश ऐड करना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंग्लिश भी ऐड करेंगे ताकि आसानी रहे। हिंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसा सब्जेक्ट है ही कि भैया इंग्लिश में इसको ज़रूरी है पढ़ना। अक्ष कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी और पसलियों की पिंजरा शामिल होता है जो शरीर के केंद्रीय ढांचे को समर्थन देता है। बाकी उपांग कंकाल में हाथ, पैर और उनकी कमर पट्टी होती है। प्रधि और कपाली शब्द आधुनिक शरीर संरचना समार्थन नहीं उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए, हड्डियों की बाहरी परत मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है जो मजबूती प्रदान करता है। पूछा जा रहा है कि हड्डियों की बाहरी परत किस पदार्थ से बनी होती है जो मजबूती प्रदान करता है। तो भैया सभी को पता है किससे बनी रहती है ये जो मजबूती प्रदान करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठोस अस्थि से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठोस अस्थि, इसको इंग्लिश में आप जाएंगे तो कंपैक्ट बोन, ठीक है, इंग्लिश में आप बोलेंगे कंपैक्ट बोन। हड्डियों की कठोर और घनी बाहरी परत होती है जो मजबूती और सहारा प्रदान करती है। छिद्रयुक्त अस्थि में जगह जगह पर खाली स्थान और बोन मैरो होता है। बाकी लाल अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। उपास्थि ये जोड़ों को गति प्रदान करती है, लेकिन ये हड्डी नहीं होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कंकाल तंत्र का नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कंकाल तंत्र क्या विद्युत संकेत उत्पन्न करता है क्या, विद्युत संकेत उत्पन्न करता है क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, खनिजों का भंडार करता है, ठीक है, खनिजों का भंडार करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। हड्डी में ही तो होता है, ठीक है, आरबीसी। विद्युत संकेत उत्पन्न करना ये किसका भाग होता है, ये भैया हो गया आपका नर्वस टिश्यू का, ठीक है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, कैल्शियम जैसे खनिजों को संचित करता है और अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं को बनाता है। नर्वस सिस्टम का कार्य है विद्युत संकेत उत्पन्न करना, ना कि आपका कंकाल का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है, आप कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टीबिया कहाँ पाई जाती है, निचले पैर में। रेडियस अग्रभाग फोर आर्म में पाई जाती है। और आपका यहाँ पे ह्यूमरस ये ऊपरी भुजा में पाया जाता है, ह्यूमरस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं, प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि भैया आपको ये बताना है कि जो कार्पल्स होती हैं, कलाई की हड्डियाँ कार्पल्स होती हैं, ये किस कारण से शॉर्ट हड्डियाँ, शॉर्ट बोन्स कहलाती है, किस कारण से, क्या कारण है कि जो कार्पल्स की बोन होती है ये शॉर्ट बोन्स कहलाती है। तो ये महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा करती है, इसलिए क्या कि या फिर इनका आकार अनियमित होता है या फिर ये स्थिरता देती हैं, सीमित गति होती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये स्थिरता देती हैं और सीमित गति करती हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट हड्डियाँ लंबाई और चौड़ाई में लगभग समान होती हैं, ये गति की तुलना में अधिक स्थिरता देती हैं। कलाई की हड्डियाँ इसी कारण लघु हड्डियों की श्रेणी में आता है। समतल हड्डियों अंगों की सुरक्षा करती हैं। अनियमित हड्डियाँ अलग अलग आकृति की होती हैं और पतली मुड़ी हुई हड्डियाँ फ्लैट बोन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लिनिकल बेस पे आ गया। एक ड्रेसर के लिए कोशिकीय संगठन की बुनियादी समझ क्यों लाभदायक होती है। पूछा जा रहा है कि एक ड्रेसर, आप ड्रेसर हो तो आपके लिए कोशिकीय संगठन की बुनियादी समझ क्यों लाभदायक है। कोशिकीय संगठन मतलब समझ रहे हैं ना, कोशिकीय संगठन की बुनियादी समझ, जो ज़रूरतें हैं बुनियादी, ये क्यों आवश्यक है कोशिकीय संगठन का। तो यह समान चिकित्सीय प्रशिक्षण का स्थान लेती हैं, ये उसे जीन्स पर उपचार करने योग्य बनाती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, यह समान घाव भरने की प्रक्रिया की जानकारी देती हैं। या फिर
यह जीवाणु रहित तकनीकों को आवश्यक को समाप्त कर देती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैया करेक्ट है। यह समान घावों को भरने की प्रक्रिया की जानकारी देती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, अच्छे से पता है। सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। और ऊतक घाव भरने की प्रक्रिया के आधार होते हैं। जब एक ड्रेसर को यह समझ होती है तब यह जान पाता है कि पट्टियाँ कैसे कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायता करती हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि समाज चिकित्सीय प्रशिक्षण का स्थान यह नहीं लेती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जीस उपचार एक जटिल वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया जीवाणु रहित तकनीक की आवश्यकता हमेशा रहती है। ठीक है, ये तो हमेशा रहती ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न, शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती हैं। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती हैं। बहुत ही अच्छे से आपको हम बता दिए हैं कई बार कि जब भी क्रियाएं प्रक्रियाएं की बात आए तो वो फिजियोलॉजी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिजियोलॉजी यह समझने में मदद करती है कि शरीर की विभिन्न प्रणालियां जैसे कि स्नायु संकुचन, हार्मोन स्राव आदि कैसे कार्य करती हैं। शरीर की बनावट और आकार शरीर रचना हो गया, एनाटॉमी हो गया। और रोगों की प्रक्रिया रोग विज्ञान में पढ़ाई जाती है। सूक्ष्म जीव और संक्रमण सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिकित्सीय शब्दावली में भैया इन्फीरियर का क्या अर्थ हुआ। अभी ऊपर आपने देखा, नीचे भी एक प्रश्न आपको मिल गया, इन्फीरियर का क्या अर्थ होगा। इन्फीरियर का मतलब भैया किसी अन्य भाग के नीचे स्थित। इन्फीरियर का मतलब नीचे। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बा वाला करेक्ट है, किसी अन्य भाग के नीचे स्थित, लोअर इन्फीरियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान को समझने में भैया होम्योस्टेटिस की धारणा क्यों आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है, होम्योस्टेटिस की अवधारणा क्यों आवश्यक है। तो देखिए होम्योस्टेटिस का मतलब ही होता है संतुलन। तो संतुलन हमको कहीं दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है संतुलन। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, नियंत्रण। ठीक है, यह शरीर के आत्म नियंत्रण संतुलन को दर्शाता है होम्योस्टेटिस। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और ये आया हुआ है पिछले भर्ती में। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। जो संतुलन व प्रक्रिया जिसमें होम्योस्टेटिस व प्रक्रिया जिसमें शरीर अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है। अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है, चाहे बाहरी वातावरण में कितना भी बदलाव हो। ठीक है, कितना भी बदलाव हो, आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है। होम्योस्टेटिस इसी बेस पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, क्लिनिकल बेस पे प्रश्न आ गया। ठीक है, क्लिनिकल बेस पे प्रश्न पूछा है। क्या ऐसे ही प्रश्न तो बनते हैं यार। एक ड्रेसर को उन्नत प्रक्रियाएं सीखने से पहले संरचनात्मक संगठन क्यों सीखना चाहिए। एक ड्रेसर को उन्नत प्रक्रियाएं सीखने से पहले संरचनात्मक संगठन क्यों सीखना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह तकनीक की नींव प्रदान करता है। क्या करता है, यह सही तकनीक की नींव प्रदान करता है। एक ड्रेसर को उन्नत प्रक्रियाएं सीखने से पहले संरचनात्मक संगठन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि यह सही तकनीक का नींव प्रदान करता है। देखिए अब यहाँ पे कोशिका ऊतक अंग और शरीर प्रणाली का संगठन समझकर ड्रेसर बेहतर तरीके से पट्टियाँ बांध सकता है, रोगी की स्थिति संभाल सकता है, घावों की देखभाल कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ वाले ऑप्शन आप देख सकते लेना व्याख्या यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये भैया शरीर की सतहों को ढकता है और गुहाओं को लाइन करता है। क्या करता है, यह शरीर की सतहों को ढकता है और गुहाओं को लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऊपर हम पढ़ के आए हुए हैं। देखिए उपकला ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकते हैं या अवशोषण, स्राव, घर्षण में कमी और सुरक्षा जैसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देखना है। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक सपाट कोशिकाओं की एक परत से बना होता है। ये प्रश्न अच्छा है, कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक है। ठीक है, कौन सा उपकला ऊतक सपाट कोशिकाओं की एक परत से बना होता है, तो भैया कौन सा है उसका पता लगाइए। तो ये हो जाएगा सरल, नाम ही है भैया सरल, मतलब सपाट, सरल सपाट ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सरल स्क्वेमस उपकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सिंपल। बाकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक परत होती है, इसमें एक परत होती है जो बहुत पतली और सपाट कोशिकाओं से बनी होती है। यह पदार्थों को आदान प्रदान सरल बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बाकी बहुस्तरीय कालमकार ऊतक में लंबी कोशिकाएं कई परतें होती हैं, ठीक है। कालमकार ऊतक में लंबी कोशिकाएं की कई परतें होती है। परिवर्तनशील उपकला मूत्राशय आदि में पाया जाता है और आकार बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे स्थान जहाँ पर घर्षण होता है वहाँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्यों लाभदायक होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्यों लाभदायक होते हैं पूछा जा रहा है। ऐसे स्थान जहाँ पर घर्षण होता है वहाँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्यों लाभदायक होता है। तो अच्छा प्रश्न है, आपको बताना इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्यों आवश्यक है भैया, क्योंकि भैया ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रदान, ऑप्शन नंबर बी, वे सुरक्षा के लिए कई परतें प्रदान करते हैं, बी करेक्ट है। देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कोशिकाओं की कई परतें होती हैं जो अंदरूनी ऊतकों को घर्षण, रासायनिक या फिर यांत्रिक तनाव से बचाती हैं, जैसे त्वचा और इसोफेगस में यह ऊतक मौजूद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा इसोफेगस में कौन सा ऊतक रहता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 29 नंबर, बताना है निम्न से कौन सा समान एपिथेलियम टिश्यू नहीं है। समान एपिथेलियम टिश्यू का प्रकार नहीं है, तो समान पूछा है तो सिंपल, भैया सिंपल तो होगा ही होगा। और अभी ऊपर आप पढ़ के आई है इसके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये तो है ही, ये भी है, ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है ट्रांजिशनल, ये भी है। इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इलास्टिक कार्टिलेज ये नहीं है। निम्न से कौन सा समान एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, तो इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है। बाकी सिंपल काल्मनर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ट्रांजिशनल है। आपका इलास्टिक कार्टिलेज ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग टिश्यू है, तो ध्यान में रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, यह एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ना कि एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू शरीर की सतह को ढकते हैं, गुहाओं की लाइनिंग बनाते हैं, जबकि कनेक्टिंग टिश्यू शरीर के भागों को आपस में जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है, जैसे आपका बोन हुआ, बोनेक, बोन हुआ, ब्लड हुआ, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 30, वाउंड ड्रेसिंग में एपिथेलियल टिश्यू का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है। वाउंड ड्रेसिंग में एपिथेलियल टिश्यू का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है सर, क्योंकि यह क्या करता है, क्योंकि यह स्किन रीजनरेशन, स्किन का मरम्मत करता है, रीजनरेशन में मदद करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाउंड ड्रेसिंग में एपिथेलियल टिश्यू का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उपचार और त्वचा रीजनरेशन में सहायता के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए व्याख्या, एपिथेलियल कोशिकाएं त्वचा की सुरक्षा पुनः स्थापित करने में सहायता करती हैं। ड्रेसर यदि इस ऊतक के बारे में जानता है तो वह ऐसी ड्रेसिंग का चयन कर सकता है जो कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करे, संक्रमण से बचाए और घाव को जल्दी भरने में मदद करे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समानता कनेक्टिंग टिश्यू की पहचान किस विशेषता से होती है। सामान्यतः कनेक्टिंग टिश्यू की पहचान किस विशेषता से होती है, अभी ऊपर आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो आपस में जुड़ी हुई कोशिकाएं जिनमें कई अंतरकोशिकीय सामग्री नहीं है। क्या इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपने बोला कि कनेक्टिंग टिश्यू जोड़ता है, तो ये करेक्ट होगा क्या, आपस में जुड़ी हुई कोशिकाएं जिनमें कोई अंतरकोशिकीय नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अंतरकोशिकीय बात हो गई, इसलिए ये गलत हो गया। केवल तरल से भरी जगह, केवल तरल से भरी जगह, क्या ये सही है, नहीं सर ये भी नहीं सही है, गलत हो जाएगा। देखिए बी वाला, विविध कोशिकाओं के साथ एक व्यापक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो यही तो करेक्ट है। विविध कोशिकाओं के साथ एक व्यापक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए व्याख्या में हम देखेंगे कि कनेक्टिंग टिश्यू में विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रचुर मात्रा में होती है। यह मैट्रिक्स तरल, जल या ठोस हो सकता है, जो शरीर को संरचना, सुरक्षा, संयोजन, इंसुलेशन और परिवहन की सुविधा देता है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है। ब्लड है, हड्डी है, कौन सा है जो कनेक्टिंग टिश्यू का प्रकार नहीं है, तो भैया स्मूथ मसल नहीं है, ठीक है, स्मूथ मसल नहीं है। बाकी ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, हड्डी बोन है, ठीक है, तो ये आपके हैं। देखिए स्मूथ मसल एक मस्कुलर टिश्यू है, ध्यान देना है,
स्मूथ मसल एक मस्कुलर टिश्यू है जो आंतों और रक्त वाहिकाओं जैसे अंगों में अनैच्छिक संकुचन करता है। क्या करता है भैया? स्मूथ मसल ये आंतों और रक्त वाहिकाओं जैसे अंगों में अनैच्छिक संकुचन करता है, जबकि रक्त, एडिपोज और हड्डी सभी कनेक्टिंग टिश्यू हैं जो शरीर की संरचना और समर्थन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। रक्त को कनेक्टिंग टिश्यू क्यों माना जाता है? ब्लड को भैया क्यों माना जाता है? ऊपर आपने देखा भी इसी टाइप का प्रश्न देखा। मैट्रिक्स रहता है तो आपको पता ही है, मैट्रिक्स की बात यहाँ पे बोला गया नहीं रहता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं होता, ये तो गलत हो गया। या केवल हड्डी, केवल वर्ड आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी वाला देखिए, इसमें कोशिकाएं एक तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा में निलंबित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, रक्त में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स में निलंबित होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह शरीर में गैस, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न 34। हड्डी बोन टिश्यू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि बोन टिश्यू के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन सब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हड्डी कैल्शियम जैसे खनिजों को संग्रहित करता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हड्डी में कोई रक्त आपूर्ति नहीं होती है। अरे भैया, बी वाला देखिए, बी पे फोकस करिए। कोई रक्त आपूर्ति नहीं होती है, क्या ये कहना सही है? गलत है सर, यही तो गलत है। हमको पता है बोन मैरो में ही तो बनता है, क्या आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा। हड्डी में रक्त आपूर्ति होती है और यह एक जीवित ऊतक होता है जिसमें आपका ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोक्लास्ट सक्रिय रहते हैं। हड्डियां शरीर को सहारा देती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं, खनिजों का भंडार करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने, कास्ट लगाने में कनेक्टिंग टिश्यू की जानकारी कैसे सहायक होती है? ठीक है, कैसे सहायक होती है, इसका उत्तर आपको बताना है। प्लास्टर चढ़ाने या फिर लगाने में संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू की जानकारी कैसे सहायक होती है? ये मानसिक विकारों को निदान में सहायक होता है। अरे मानसिक से क्या लेना देना यार, शारीरिक की बात हो रही है कि मानसिक की बात हो रही है। इसका ऑर्थोपेडिक देखभाल में कोई उपयोग नहीं होता, ये भी गलत हो गया। यह उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त स्थिरीकरण, ठीक है, उपयुक्त स्थिरीकरण रणनीतियाँ सुनिश्चित करता है। यही आपका सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है जिसे सही उपचार के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है। प्लास्टर चढ़ाते समय यह समझ जरूरी है कि टूटी हुई हड्डी के सिरे एक सीध में रहे और आसपास के नरम ऊतक को नुकसान ना हो। यह हड्डी के प्राकृतिक जोड़ने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाल पेशी को अन्य पेशी प्रकारों से अलग करती है? तो भैया कौन सा है, पता लगाइए। तो ये माइक्रोस्कोपिक में धारियाँ, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यही है जो अलग करता है, अन्य पेशी प्रकारों से अलग करता है माइक्रोस्कोपिक में धारियाँ। ठीक है, कंकाल पेशी में जो सर्कोमियर रहता है, ये एक सर्कोमियर नाम का संरचना होता है। इसी के कारण साफ साफ धारियाँ होती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया सर्कोमियर नामक संरचना के कारण साफ साफ धारियाँ होती हैं और ये पेशियाँ बहुकेंद्रीय, ठीक है, होती हैं और स्वैच्छिक नियंत्रण में होती हैं, जबकि चिकनी पेशियाँ बिना धारियाँ की होती हैं। याद करके रखना है, स्मूथ मसल में धारियाँ नहीं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कार्डियक पेशियों में भी धारियाँ होती हैं, लेकिन उनकी संरचना ब्रांचेस के रूप में होती है, ब्रांचेस शाखित होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 37 पूछा जा रहा है कि चिकनी पेशियाँ स्मूथ मसल आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो सर ये आंतों जैसे खोखले अंगों के भीतर परत में पाई जाती है। स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है? तो यह आंतों जैसे खोखले अंगों के भीतर में पाई जाती है। चिकनी पेशियाँ आंत, मूत्राशय, रक्त वाहिका आदि के खोखले अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं और यह अनैच्छिक गति जैसे कि पाचन हुआ, रक्त वाहिका संकुचन आदि को नियंत्रित करती हैं। ये पेशियाँ बिना धारियाँ की होती हैं और लगातार लयबद्ध रूप से काम करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। हृदय पेशी कार्डियक मसल को लगातार धड़कने के लिए विशेष रूप से कैसे अनुकूलित किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय पेशी कार्डियक मसल को लगातार धड़कने के लिए विशेष रूप से कैसे अनुकूलित किया गया है? तो ये भैया इसमें क्या रहता है, इसमें समन्वित संकुचन के लिए विशेष जंक्शन होते हैं, विशेष जंक्शन होते हैं। ठीक है। कार्डियक पेशियों में इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं जो एक पेशी कोशिकाओं को दूसरे से जोड़ते हैं और विद्युत संकेत को तेजी से प्रसार को संभव बनाते हैं। इसके कारण हृदय की पेशियां एक साथ संकुचित होकर रक्त को प्रभावी ढंग से पंप कर पाती हैं। नेक्स्ट पर 39। पेशी ऊतक मसल टिश्यू से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भैया? सभी को पता है कि चिकनी पेशी धारियाँ होती हैं, चिकनी पेशी धारियाँ नहीं होती है मसल टिश्यू में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बी वाला गलत हो जाएगा। देखिए, चिकनी पेशियों में कोई धारियाँ नहीं होती हैं, स्मूथ हो रहती है, कोई धारियाँ नहीं होती हैं, ये समान रूप से रंगहीन होती हैं। प्रश्न हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का कौन सा घटक न्यूरॉन्स की सहायता और सुरक्षा करता है? आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का कौन सा घटक न्यूरॉन की सहायता और सुरक्षा करता है? तो भैया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। न्यूरोगेलिया यही है जो तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे व्याख्या दिया न्यूरोगेलिया ये कोशिकाएं न्यूरॉन को सहारा देती हैं, पोषण पहुंचाती हैं और अपशिष्ट पदार्थ निकालती हैं। क्या क्या करती हैं, ध्यान में रखना है। क्या करती हैं सर? ये न्यूरॉन को सहारा देती हैं, पोषण पहुंचाती हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती हैं और संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। ये संख्या में न्यूरॉन से भी ज़्यादा होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पे जो ऑप्शन नंबर बी में सर्कोमियर दिया है, यह एक मांसपेशी संरचना है जो कंकाल की मांसपेशियों में पाई जाती है। ठीक है। तंत्रिका ऊतक से इसका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है भैया कि इंटरकलेटेड डिस्क, यह हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है जो संकुचन में समन्वय करता है, लेकिन यह न्यूरॉन से सुरक्षा नहीं देता है। वहीं पे स्मूथ फाइबर ये चिकनी मांसपेशी होती है, ना कि तंत्रिका ऊतक में हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि शरीर के समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए तंत्रिका ऊतक क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन से आपको बताना है। ठीक है। उसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सीधे अधिकांश हार्मोन का निर्माण करता है। शरीर भर के समन्वय के लिए तंत्रिका ऊतक क्यों आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक है? यह संकेतों का संचार, यह सीधे आप देखिए सी वाला करेक्ट है। यह संकेतों का संचार करने के समानुपाती प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्न से कौन सा कार्य तंत्रिका ऊतक का नहीं है? कौन सा कार्य है जो तंत्रिका ऊतक का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी जानकारी की व्याख्या करना, ये तो है। रोगाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, क्या ये है? मांसपेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये भी है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सक्षम करना, ये भी है। लेकिन रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है आपका। ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि एक ड्रेसर को तंत्रिका ऊतक की जानकारी क्यों चाहिए? ठीक है। एक ड्रेसर को तंत्रिका ऊतक की जानकारी क्यों होनी चाहिए? ताकि वह जटिल न्यूरोलॉजिकल सर्जरी कर सके। सर्जरी करना ड्रेसर का काम नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ताकि पट्टी करते समय तंत्रिका से भरे क्षेत्रों की पहचान कर सके। ताकि क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स की कृत्रिम रूप से बदल सके। नहीं भैया, ड्रेसर कैसे बदल सकता है? ताकि सीधे मस्तिष्क दबाव माप सके। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका राइट उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ताकि पट्टी करते समय तंत्रिका से भरे क्षेत्रों की पहचान कर सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं सर? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के भागों को जोड़ने और समर्थन देने का कार्य करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा ऊतक है शरीर के भागों को जोड़ने और समर्थन देने का कार्य करता है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो भागों को जोड़ने का काम करता है वो
कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि इपिथेलियल ऊतक में तेज पुनर्जनन की दर को क्यों होती है। इपिथेलियल ऊतक में तेज पुनर्जनन की दर क्यों होती है? क्योंकि ये बाहरी कारकों के संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि इन पर कोई घिसाव नहीं होता, क्योंकि ये लगातार घिसाव झेलते हैं और इन्हें जल्दी नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एपिथेलियल ऊतक में तेज पुनर्जनन की दर क्यों नहीं होता है, क्यों होती है? ठीक है, पूछा क्यों होती है भैया, रीजनरेशन इसमें क्यों होता है एपिथेलियल ऊतक में तेज, तो यही पूछ रहा है क्योंकि ये लगातार घिसाव झेलते हैं और इन्हें जल्दी नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी व्याख्या पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न से कौन सा कथन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में गलत है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? पहला ऑप्शन है, यह शरीर के सतहों को ढकता है, गुहाओं की लाइन करता है। पहला तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमेशा प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती हैं। इसमें हमेशा प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती हैं। यह ग्रंथियों का निर्माण कर सकता है या अवशोषण और स्राव में भाग लेता है। डी वाला भी करेक्ट है आपका। और यहाँ पे करेक्ट उत्तर की बात करें तो बी गलत है। यह हमेशा हमेशा प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ, उसमें हमेशा प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक ड्रेसर के लिए एपिथेलियल टिश्यू की जानकारी ड्रेसिंग लगाने में कैसे मदद करती है। तो यह घाव पर ड्रेसिंग को अनियमित रूप से लगाने की अनुमति देता है। यह ऐसी परतों के चुनाव में मदद करता है जो एपिथेलियल वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, यह ऐसी परतों को चुनाव में मदद करता है जो एपिथेलियल वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, सही ड्रेसिंग घाव को नमीयुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है, जिससे नई त्वचा कोशिकाएं बेहतर ढंग से विकसित हो पाती हैं। एपिथेलियल टिश्यू की कार्यप्रणाली जानने से ड्रेसर संक्रमण से सुरक्षा देने वाले ऊतक को आराम देने वाले ड्रेसिंग का सही चुनाव करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से टिश्यू प्रकार में हड्डी, उपास्थि और वसा ऊतक शामिल है। निम्नलिखित में से बताना है कौन से टिश्यू प्रकार में हड्डी, बोन, कार्टिलेज और वसा ऊतक शामिल है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो हड्डी, उपास्थि और वसा ऊतक शामिल है। ठीक है, हड्डी में क्या शामिल है, कनेक्टिंग टिश्यू में क्या शामिल है सर? कनेक्टिंग टिश्यू में आपका बोन क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कार्टिलेज और एडिपोज क्या है? एडिपोज भी आपका कनेक्टिंग टिश्यू है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा मांसपेशी टिश्यू केवल हृदय में पाया जाता है? कौन सा है? केवल हृदय में कार्डियक मसल है जो केवल हृदय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कार्डियक मसल हृदय की दीवार में विशेष रूप से पाई जाती हैं। इसमें धारियाँ होती हैं, ध्यान देना है। कार्डियक मसल में धारियाँ होती हैं और कोशिकाएं शाखाएं जैसी होती हैं जो निरंतर लयबद्ध संकुचन करती हैं, जिसमें पूरे रक्त में पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एडिपोज टिश्यू का क्या महत्व है। एडिपोज टिश्यू का क्या महत्व है सर? तो यह क्या काम करता है? अंगों को इंसुलेट करता है और कुशन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एडिपोज टिश्यू वसा कोशिकाओं से बना होता है जो शरीर को गर्मी बनाए रखने, अंगों को झटकों से बचाने और ऊर्जा भंडारण में मदद करता है, विशेषकर जब शरीर को अतिरिक्त वसा की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्न से कौन सा कार्य कनेक्टिंग टिश्यू का नहीं है। कनेक्टिंग टिश्यू का कार्य कौन सा नहीं है भैया? तंत्रिका, क्या आपका तंत्रिका संकेतों का नियंत्रित करना ये है क्या? यही नहीं है। ठीक है, बाकी सुरक्षा और समर्थन देना, पदार्थों का परिवहन करना, ऊर्जा भंडारण करना, ये सभी कार्य है। व्याख्या में पढ़ लेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू शरीर को संरचनात्मक समर्थन देने के माध्यम से परिवहन को एडिपोज के द्वारा भंडारण करता है, लेकिन नर्व सिग्नल को नियंत्रित करना नर्वस टिश्यू का कार्य होता है जो संचार और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक पुनर्वास, ठीक है, एक पुनर्वास सेटिंग में ड्रेसर को मांसपेशी टिश्यू का ज्ञान कैसे लाभ पहुंचाता है। तो कैसे लाभ पहुंचाता है? इसका मरीज की गतिशीलता से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। यह उन्नत औषधि निर्णयों में मदद करता है, यह सुरक्षित व्यायाम और मांसपेशियों को रिकवरी समर्थन देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मांसपेशियों के संकुचन, थकावट और उपचार की प्रक्रिया को जानकर ड्रेसर मरीज को लिए सुरक्षित मूवमेंट तकनीक और सहायक ब्रेसिंग प्रदान कर सकता है। इसमें मांसपेशियों पर मदद मिलती है, ठीक है, पट्टी लगाने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्कल
और स्टर्नम में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? खोपड़ी में और स्टर्नम में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपटी बोन। ठीक है, फ्लैट बोन आपके स्कल्ट और स्टर्नम में पाई जाती हैं। ठीक है, अनियमित हड्डियां ये असमान आकार की होती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी हुआ, वर्टिब्रा थी, अगर पूछ लेगा रीढ़ की हड्डियां में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, तो अनियमित, और खोपड़ी और स्टर्नम में चपटी हड्डी पाई जाती है। लंबी हड्डी ये हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, जैसे फीमर हुआ, ह्यूमरस हुआ। ठीक है, ये लंबी हड्डियां होगी। छोटी हड्डियां ये कलाई और टखनों में पाई जाती हैं, खोपड़ी में नहीं पाई जाती हैं। खोपड़ी और स्टर्नम में चपटी हड्डियां पाई जाती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड्डियां खनिज संतुलन, मिनरल और होम्योस्टेटिस में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्यों? क्योंकि भैया ये क्या करती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज का संग्रहित और मुक्त करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए हड्डियां खनिज संतुलन में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? क्योंकि भैया ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को स्टोर और मुक्त करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा है पता लगाइए इसका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन के लिए हार्मोन निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, फ्रैक्चर को स्थिर करने में हड्डी की बनावट को ज्ञान एक ड्रेसर के लिए कैसे सहायक होता है? तो भैया ये कैसे सहायक होता है फ्रैक्चर? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्शन या स्प्रिंग को सही ढंग से लगाने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है कि फाइब्रोज जोड़ों को अन्य जोड़ों से क्या अलग करता है? फाइब्रोज जोड़ों को अन्य जोड़ों से क्या अलग करता है? तो ये घने संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। घने संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। फाइब्रोज जोड़ों को अन्य जोड़ों से क्या अलग करता है? ये घने संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, फाइब्रोस जोड़ बहुत कम या कोई भी गति नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, इनमें घना संयोजी ऊतक होता है जो हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ एक कार्टिलेजेनिस है? ठीक है, कार्टिलेजेनिस जोड़ का उदाहरण है। तो भैया इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस कार्टिलेजेनिस का जोड़ का उदाहरण है। घुटना जोड़ नहीं है, खोपड़ी की सूचन नहीं है, कंधा जोड़ आपको बता दिए, बाल सॉकेट होता है। साइनोवियल, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, साइनोवियल जोड़ गतिशीलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? ये इनमें साइनोवियल द्रव होता है जो घर्षण को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्न से कौन सा साइनोवियल जॉइंट की विशेषता नहीं है? साइनोवियल जॉइंट की विशेषता नहीं है। जॉइंट कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, द्रव रहित, अस्थीभूत और कार्टिलेज प्लेटलेट। तो ठीक है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा द्रव रहित आपका। ठीक है, द्रव रहित ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द्रव अस्थीभूत कार्टिलेज प्लेट्स, यही आपका गलत है। ठीक है, यही नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। आप किसी ड्रेसर को जोड़ के प्रकार की जानकारी कैसे मोच स्प्रेन के इलाज में मदद करता है? आसान प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 65 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, 65। अब जो प्रश्न आपके आएंगे फार्माकोलॉजी से रहेंगे और स्टेलाइजेशन से रहेंगे नीचे। ठीक है, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फार्माकोलॉजी से रहेंगे। अब जो प्रश्न बच रहे हैं 35 प्रश्न बच रहे हैं। अब आपके वही फार्माकोलॉजी, स्टेलाइजेशन और आपका सर्जिकल वाले भाग से रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा भी एनाटॉमी का प्रश्न देखा। ये सारे जो थे एनाटॉमी सबसे ज़्यादा दिया था, इसलिए प्रश्न का वेटेज भी यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा टॉपिक आप देखेंगे अपना सिलेबस तो एनाटॉमी सबसे ज़्यादा दिखेगा, और उसके सबसे कम तो सर्जिकल नर्सिंग का है। तो सर्जिकल नर्सिंग के ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, 10 से 12 प्रश्न आएंगे। और वहीं पे फार्माकोलॉजी भी लंबा है। फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा विटामिन से प्रश्न बने थे और बनेंगे भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
किसी ड्रेसर को जोड़ के प्रकार की जानकारी कैसे मोच के इलाज में मदद करती है, तो यह संभावित चोट के कारणों को समझने और प्रभावी स्थिरीकरण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए कंटिन्यू इसी प्रकार के क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।